नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सीटोवस्की के दोहरे मापदंड से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सीटोवस्की है, सीटोवस्की के जो दोहरे मापदंड है, यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीटोवस्की के दोहरे मापदंड से आप क्या समझते हैं। यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सीटोवस्की के दोहरे मापदंड के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन करना है। यानी कि हिग्स का जो अनुकूलतम दशा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पैरेटो के जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यता है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेटो के कल्याणकारी अर्थशास्त्र की मान्यता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरो के सामाजिक चयन की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो आयरो है, आयरो के जो सामाजिक चयन की विशेषता है, यहाँ पर आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर आयरो के सामाजिक चयन की विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, साधन कीमत सिद्धांत क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो साधन कीमत सिद्धांत होता है, साधन कीमत सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर साधन कीमत सिद्धांत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन कीमत निर्धारित कैसे होता है। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में साधन कीमत निर्धारित कैसे होता है। यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन बताना है कि जो अपूर्ण प्रतियोगिता होता है उसके अंदर साधन कीमत निर्धारित कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की परिभाषा दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार होता है, बाजार की क्या परिभाषा होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको बाजार की परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल्य विभेद कब संभव है स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मूल्य विभेद है, मूल्य विभेद कब संभव है, यहाँ पर आपको बताना है कि मूल्य विभेद कब संभव है, इसको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार में अंतर बताइए। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है और जो एकाधिकार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर होता है। नवे क्वेश्चन के अंदर आपको पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार होता है, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल सिद्धांत की विशेषताएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो खेल के सिद्धांत है, यहाँ पर दोस्तों आपको खेल सिद्धांत की विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विशुद्ध एकाधिकार किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि विशुद्ध एकाधिकार किसे कहते हैं। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको विशुद्ध एकाधिकार के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार होता है, एकाधिकार की क्या विशेषताएं होती है। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको एकाधिकार की विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलन कीमत से क्या आशय है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संतुलन कीमत होता है, संतुलन कीमत से क्या आशय होता है। यहाँ पे आपको संतुलन कीमत की परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत आगम एवं सीमांत आगम में संबंध बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो औसत आगम होता है और जो सीमांत आगम होता है, इन दोनों आगम में क्या संबंध होता है। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको इन दोनों आगम में संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीज रेखाएं किसे कहते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि रीज रेखाएं किसे कहते हैं। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको रीज रेखाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुत्पाद वक्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुत्पाद वक्र होता है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले समुत्पाद वक्र का अर्थ बताना है, उसके बाद आपको आगे समुत्पाद वक्र का परिभाषा बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पत्ति ह्रास नियम के क्षेत्र क्या है। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्पत्ति ह्रास होता है यानी कि उत्पत्ति की जो हानि होती है, वही कह रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम
नियम के क्षेत्र क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको उत्पत्ति हास नियम के क्षेत्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की आय लोच की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की आय लोच है, यहाँ पर दोस्तों 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको मांग की आय लोच की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्शल व हिग्स की माप विधि की तुलना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्शल हिग्स की माप विधि है, 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको मार्शल हिग्स की माप विधि की तुलना करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं या उनके समाधान की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र की जो प्रमुख समस्या है, सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि उनके समाधान की विवेचना कीजिए, और आगे आपको क्या करना है, आगे आपको समस्याओं का समाधान बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग के नियम की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिए मांग वक्र बाई से दाई ओर क्यों झुकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग के नियम की व्याख्या करना है, यानी कि मांग के जो नियम होते हैं सबसे पहले आपको मांग के नियम की व्याख्या करना है। उसके बाद आगे कर रहा है कि मांग वक्र बाई से दाई ओर क्यों झुकता है। यहाँ पे आगे आपको बताना है कि जो मांग वक्र होता है, मांग वक्र बाई से दाई की ओर क्यों झुकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मांग वक्र बाई से दाई की ओर क्यों झुकता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता बचत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इनको मापने में क्या कठिनाइयाँ होती है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि उपभोक्ता बचत की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपभोक्ता बचत की अवधारणा की व्याख्या करना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि इनको मापने में क्या कठिनाइयाँ होती है, यानी कि इनको मापने में जो भी कठिनाई होती है यहाँ पे आपको मापने में कठिनाइयाँ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियाँ एवं निर्धारक तत्व बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग की कीमत लोच जो होता है, यहाँ पे कह रहा है कि मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियाँ एवं निर्धारक तत्व बताइए। यानी कि इसकी जो विभिन्न श्रेणियाँ हैं, यहाँ पे आपको इसकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताना है, और इसके जो भी निर्धारक तत्व हैं यहाँ पर दोस्तों आपको निर्धारक तत्वों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता की माप कौन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, और आगे कह रहा है कि उपयोगिता की माप कौन कीजिए, यानी कि उपयोगिता की जो माप होती है यहाँ पर दोस्तों आपको उपयोगिता की माप का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता की बचत में जल हीरा विरोधाभास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की बचत में जल हीरा विरोधाभास की जो अवधारणा है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर उपभोक्ता की बचत में जल हीरा विरोधाभास की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्प डगलस के उत्पादन फलन का सही वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्प डगलस है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको कार्प डगलस के उत्पादन फलन का सही वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, यहाँ पे आठवें क्वेश्चन के अंदर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की क्या करना है, आलोचना करना है, यानी कि इसकी कमियां निकालना है। तो ये टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।